हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। और अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2026 में आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बुक से और प्लस हिंदी व्याकरण ये दोनों ऑब्जेक्टिव लिए हैं। किताब से भी लिए और हिंदी व्याकरण भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा आपको, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, यह पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। करमचंद गांधी, धर्मचंद्र गांधी, जयशंकर गांधी या विद्याशंकर गांधी? आपको भी साथ में आंसर देना है। बताएं महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 18 से कब हुआ था? 69 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? स्थान आप लोग कहाँ हुआ था, यह अलग कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं दो का प्रश्न। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर या नलिनी विलोचन शर्मा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, जन्म के बारे में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर पर देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 30 जनवरी 1948 में या 20 फरवरी 1948 में या 19 जनवरी 1948 में या 28 फरवरी 1948 में? महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निर्धन हुआ था 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि झोले में कितनी मछलियां थी? बताएं 2, 4, 1 या 3? सही आंसर बताएं इसके। झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में कितना मछलियां था? 3 मछलियां थी। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बताएं बापूजी को, अम्मा को, ताऊ को या पत्नी को? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? पत्नी को। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएं। 5 का सही आंसर अम्मा को। किसको मानते थे? अम्मा को। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? बताएं 10 साल, 12 साल, 18 साल या 20 साल? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 6 का आंसर बताएं। तो कितने साल की अवस्था में हुआ था? 18 साल की अवस्था में। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जन्म से ही पागल है, तो जन्म से ही पागल कौन था? बताएं लक्ष्मी, पापाती, सीता या मंगू? जन्म से ही पागल कौन है? बताएं। 7 का आंसर बताएं आप लोग। तो कौन था? मंगू था। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प का उच्चारण स्थान है, तो प का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु? प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिए, यहाँ से हम लोग व्याकरण क्वेश्चन पढ़ेंगे 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? बताएं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, क्योंकि सेना जो होता है ना वह समूह में होता है। किस में होता है? समूह में होता है। ठीक है, समूह में सेना होता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का नंबर का प्रश्न है आपका कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? बताएं भाववाचक, दर्भवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? दर्भवाचक। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। 100 के मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप लोग जरूर इसको सपोर्ट करके पुराइए। ठीक है, अभी 78,000 की है सब्सक्राइबर है, तो आप लोग क्या कीजिए 1 लाख पुराना है इसको। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका कि सर्वनाम होगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताएं 5 भेद, 6 भेद, 3 भेद या 2 भेद? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 11 का आंसर बताएं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? बताएं मृत्यु, रोटी, कीर्ति या विवाह? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था 12 नंबर का। बताएं
निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन होगा यहाँ पे? विवाह हो जाएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पर, यह भी प्रश्न 13 नंबर का 2025 में पूछा गया था कि पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे आधार 6 होगा। बताएं, पोज और अन, पाज और वन, या पोज और वन, या पोज और अन होगा। बताएं सही आंसर क्या होगा? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और अन हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए यह भी प्रश्न 14 नंबर का 2025 में पूछा गया था। ठीक है, ये पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। बताएं, आधा 6 होगा यहाँ पे। बताएं सही आंसर क्या होगा? पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरजोरहित, या पुरहजोरहित, या पुरोजोरहित, या पुराजोरहित। बताएं पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरहजोरहित हो जाएगा। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गौरव शब्द का विलोम है। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? आगत, आगमन, पराजय, या लाघव। यह भी क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था। बताएं गौरव शब्द का विलोम है, तो गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे लाघव हो जाएगा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 16 नंबर पर। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताएं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या बंगाल। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। स्थान क्या था? महू। ठीक है, महू। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 का, वो ध्यान रखना है। महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब अम्बेडकर। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खोखा के दंत होगा, दांत होगा, दांत किसने तोड़ा? बताएं सेन साहब ने, मदन के दोस्त ने, मदन ने, या गिरधर ने। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? मतलब प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? बता इसका सही आंसर। महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकर मूले, या अमरकांत। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? 18 का आंसर बताएं आप लोग। तो किसने करवाया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? बताएं अंग देश, गांधार, केकई देश, या गौड़ देश। 19 का आंसर बताएं किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? वह देश था गौड़ देश। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक है कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, या यतीन्द्र मिश्र। इसका आंसर बताएं आप लोग 20 का कि नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र होगा। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही हुआ। आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? बताएं 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, या 13 रुपया। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर जो है ना 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बताएं बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, या भूटान का। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल का। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 1910 में, 1911 में, 1912 में, या 1913 में। इसका आंसर 1914 में। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका आंसर। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कबीर खान किसके परम भक्त हैं? बताएं कृष्ण के, राम के, सीता के, या दुर्गा के। कबीर खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर खान जो है ना वो किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुजान रसखान किसकी कृति है? किनकी कृति है? बताएं सुजान रसखान किनकी कृति है? सुजान की, रसखान की, महात्मा गांधी की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बताएं 25 का आंसर क्या होगा? सुजान रसखान
किनकी कृति है? किसकी कृति है? रसखान की। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? बताएं, नेता, जनता, अधिकारी या मंत्री? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन होगा? यहाँ पे जनता हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 27 का प्रश्न है आपका कि कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं, सु होगा। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्येक किसी शब्द के अंत में लगता है। सु, नी, कु या आत। देखिए, कुख्यात, कुख्यात में शुरुआती शब्द कौन सा है? तो कु है, तो इसका क्या होगा? उपसर्ग कु हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इससे भी आप पहचान सकते हैं। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवगत, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं, अव, अधि, अभि या उत? 28 का आंसर बताया लोग। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पर अब हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धुन सवार होना, सिर में दर्द होना, पागल हो जाना या भूत के साथ रहना? बताएं इसका मुहावरा का अर्थ। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया था। ठीक है, बताएं कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पे भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? का धुन सवार होना। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पे सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ना, हानि पहुंचाना या पागल हो जाना? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो गर्दन पे सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछा न छोड़ना। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास के बारे में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।